Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. Yes student, today is our third lecture of chapter number 1. Today students we will discuss variable valency of different element compounds and difference between compound and mixture. So let's start here. वैलेंसी कोवलेंट कंपाउंड्स की और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर किस तरह डिफरेंट होती है और किस तरह हम वैलेंसी कोवलेंट कंपाउंड की फिक्स करते हैं और आयनिक कंपाउंड की फिक्स करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। वैलेंसी जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी जो है वो उसे कहेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं उस एटम के एलिमेंट के साथ। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने अटैच होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने उस एटम के साथ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उस एलिमेंट के साथ कितनी बन रही हैं, बेसिक एलिमेंट के साथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने अटैच हैं वो भी रिप्रेजेंट कर देता है वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। चलें आइए देखते हैं। यहाँ पर इस तरह हाइड्रोजन की बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें जो है ये एलिमेंट, दोनों एलिमेंट हैं, क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 हाइड्रोजन अटैच है। तो इट्स मीन इन दोनों के बीच में कोवलेंट जो कंपाउंड है HCl, इनमें जो वैलेंसी है वो 1 है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम अटैच है इस एलिमेंट के साथ। सेकंड HOH वाटर का फॉर्मूला है। इसमें ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2। तो इट्स मीन इस कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी क्या है, 2। इसी तरह अमोनिया NH3 कितने हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं इस नाइट्रोजन एलिमेंट के साथ, 3। तो वैलेंसी क्या होगी, 3। ठीक है, इसी तरह CH4 मीथेन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी कोवलेंट कंपाउंड की, 4। तो हमने ऑब्जर्व किया क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 एंड कार्बन की वैलेंसी 4। तो कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी हम इस तरह लिखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो वैलेंसी भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम ने जो है वो लूज़ किए हैं या गेन किए हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर वो एलिमेंट्स जिनके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल मीन्स आखिरी शेल के अंदर। ठीक है, आखिरी एटम के आखिरी शेल के अंदर जो है वो जितने अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें, इलेक्ट्रॉन दे दें किसी को, और वो अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एटम को जो है, एटम के अंदर शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट टू एलिमेंट डिफरेंट शेल होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट तब स्टेबल होगा जब उसके पास 2 कंडीशन हो, आइदर उसके शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इधर उसके शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मींस उसके एटम के आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो तो बोलेंगे डुप्लेट, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम बोलेंगे ऑक्टेट। अगर ये 2 कंडीशन है उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में तो इट्स मीन वो स्टेबल है। तो वो एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईज़िली अपने इलेक्ट्रॉन खो देंगे, किसी को दे देंगे, लूज़ कर लेंगे, और इस तरह वो लूज़ करने के बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल 1 हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह के सोडियम Na सोडियम एलिमेंट
Mg मैग्नीशियम एलिमेंट एंड Al एल्यूमिनियम। ये 3 मेटल्स हैं, एलिमेंट हैं, जिनकी वैलेंसी डिपेंड करती है, क्योंकि पहले वाले सोडियम जो है वो उसका 1 इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये इनके आखिरी वाले जो शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे इनकी वैलेंसी। सो इस तरह सोडियम की 1 हो जाएगी, मैग्नीशियम की 2 हो जाएगी, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, और इस ये भी रीज़न है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है तो ये लूज़ कर देंगे। मैंने अभी बताया 4 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो लूज़ होंगे। इट्स मीन 1 इज़ लेस देन 4, तो ये भी लूज़ कर लेगा, सोडियम लूज़ कर देगा ये इलेक्ट्रॉन। 2 इज़ आल्सो लेस देन 4, तो मैग्नीशियम भी लूज़ कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। 3 इज़ आल्सो लेस देन 4, तो एल्यूमिनियम भी अपने आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ठीक है, लूज़ करने के बाद इनकी वैलेंसी भी इसी तरह आएगी। अगर 1 लूज़ किया तो 1, अगर 2 लूज़ किया तो 2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो 3 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम और एलिमेंट्स की बात करते हैं जिनके जो है वो 5 से या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेते हैं और लेने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं और उनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं वैलेंस शेल के अंदर। सो दे कॉल्ड ऑक्टेट, उनका कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाते हैं। उनकी एग्जांपल देखते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड Cl क्लोरीन। और नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, अपने आप को वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कि हम 8 पूरे हो जाएं तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के 5 हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 3 गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें जिसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रेटर देन 5 है ना, तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। और अब हम क्लोरीन की बात करते हैं जिसके आखिरी शेल में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कमी है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह वो स्टेबल एलिमेंट कहलाएगा। तो इस तरह मैंने आपको कोवलेंट कंपाउंड्स के, आयनिक के और एन अदर जो है एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में बताया, तो इनकी वैलेंसी इनके ऊपर कैसे आएगी। अब हम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। क्लोरीन ने जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जब वो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन तो पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। जो रेडिकल होते हैं वो एलिमेंट जो रेडिकल होते हैं जिनके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, पेयर्ड की फॉर्म में नो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उनको हम रेडिकल्स कहते हैं। और तो अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ सम चार्जेस, कुछ चार्जेस होते हैं इनके ऊपर, ठीक है ना, ये एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। और आपके बुक में टेबल 1.2 पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है डिफरेंट एलिमेंट्स की और रेडिकल्स की वैलेंसीज के साथ गिवन है, वो आप एक अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ वेरिएबल वैलेंस और भी देखते हैं, जो एलिमेंट से ज़्यादा मीन्स CN, HSO4, HCl जो कंपाउंड की फॉर्म में रहते हैं ना एलिमेंट्स, जो एलिमेंट जिनकी जो एक से ज़्यादा एलिमेंट है उनकी वैलेंसी चेक करते हैं। एग्जांपल फेरस सल्फेट, 3 एलिमेंट है, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, कंपाउंड की सूरत में। इसमें आयरन जो है वो एक बेसिक एलिमेंट है, आयरन की वैलेंसी जो है यहाँ पर 2 होगी। अगर हम Fe फेरिक सल्फेट कर दें, आयरन यहाँ 1 था यहाँ पर 2 कर दें, और सल्फेट यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हम 3 कर दें, तो बन जाएगा फेरिक सल्फेट।
इसकी वैलेंसी, इसमें आयरन की वैलेंसी हो जाएगी 3, चेंज होगी। जनरली ये दोनों लैटिन या ग्रीक नेम के जो है एलिमेंट्स हैं, इनको लिखने का तरीका ये होता है फार्मूला के अंदर, फेरम जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा, उसके एंड पर हम लगा देंगे OUS, तो बन जाएगा फेरस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया फेरस सल्फेट। और ये लो वैलेंसी शो करते हैं, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कम होगी जिस तरह 2 है। नेक्स्ट फेरस के एंड पर अगर हम IC लगा दें एक, तो ये बन जाएगा फेरिक, आपके सामने एग्जांपल है फेरिक सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर वैलेंसी हाई हो जाएगी और आयरन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। नाउ कंपाउंड, व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से केमिकली कंबाइन होने के बाद एक फिक्स बाय मास रेशो के साथ कंबाइन हो जाए, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। और इनकी कम्बिनेशन के रिजल्ट में क्या होता है, एलिमेंट्स लूज़ कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ और फिर न्यू सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। और वो जो सब्सटेंस न्यू बनता है या कंपाउंड न्यू बनता है, उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है बेसिक वन से। कंपाउंड को कभी भी हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट के अंदर बाय सिंपल फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते। केमिकली मेथड से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड के एलिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल, carbon dioxide is formed when the element of carbon and oxygen combine chemically in a fixed ratio of 12:32। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C कार्बन जिसका जो है वो मास नंबर 12, ऑक्सीजन O2 जिसका जो है वो मास नंबर 32, ठीक है। वैसे एक ऑक्सीजन का 16 है, तो CO2 के अंदर ऑक्सीजन 2 है, तो और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो 32 हो जाएगा। 12:32, जिसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 12 1 12, 12 को 3 से कर देंगे, या फिर इसको सिंप्लीफाई हम कर देंगे तो 3:8 आ जाएगा। और 3:8 को जो है वो सिंपली ये सिंपलेस्ट फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फार्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी 1:8 आ जाएगा। अब कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया गया आयनिक कंपाउंड, ठीक है, या कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। आयनिक कंपाउंड जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहते और ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होती है। लाइक अगर आपने सॉल्ट या शुगर की स्ट्रक्चर चेक की हो तो आपको 3 डायमेंशनल नज़र आएगी। ऑल द साइड्स आर इक्वली डिवाइडेड और उनकी लेंथ सेम होती है, 3 डायमेंशन होती है XYZ के अंदर, और एक लैटिस क्रिस्टल की तरह की वो शेप हो जाती है आयनिक कंपाउंड्स की। और आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि उनके जो है वो चार्जेस अपोजिटली बाइंड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव को सराउंड किया होता है पॉजिटिव ने, पॉजिटिव को सराउंड किया होता है नेगेटिव ने। इसी तरह इनका क्रिस्टल लैटिस बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा इनके दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन होती है और वो स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, ठीक है। अगर हम इसी तरह जो है वो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक के जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इनको इन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके फार्मूला यूनिट्स के अंदर, जिस तरह NaCl, Na 1 वैलेंसी, Cl भी 1, Na+1, Cl -1, तो इस तरह के ये इनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। इस तरह पोटाशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट। अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इनको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल कहा जाता है। इनके फार्मूला को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ, जिस तरह H2O, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, CH4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना। आपको ये डिफरेंस भी स्टूडेंट्स आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, तो आप यहाँ से जो है हेल्प ले सकते हैं इनके डिफरेंस के लिए। नाउ मिक्सचर के अंदर जो है हम कैटेगरी पढ़ेंगे होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मिक्सचर? जब भी दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स हो फिजिकली और वहाँ पर कोई फिक्स रेशो ना हो बाय मास का, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक मिक्सचर सा बन जाएगा। मीन्स दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड फिजिकली मिक्सअप हो जाएं और वहाँ पर कोई फिक्स रेशो नहीं हो तो वो एक मिक्सचर सा बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे मिक्सचर।
और मिक्स होने के बाद कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिमेन रखते हैं, केमिकली आइडेंटिटी उनकी रिमेन एज इट रहती है। और हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिज़िकल मेथड के साथ। फिज़िकल मेथड कौन से होंगे? डिस्टिलेशन मेथड, फिल्टर करने के बाद इवेपोरेट कर लें, क्रिस्टलाइजेशन कर लें और मैग्नेटाइजेशन कर लें, ठीक है ना। दीज ऑल आर द प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। अब मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनके अंदर कंपोजिशन थ्रू आउट द कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, मीन्स सेम रहती है, ठीक है। लाइक एयर के अंदर कितनी मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन वो यूनिफॉर्म है, एक ही तरह की हैं। आप इस तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है जिसको हम एयर कहते हैं, और वो होमोजीनियस मिक्सचर रिप्रेजेंट करता है एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन उन गैसेस की। गैसोलीन, आइसक्रीम, ठीक है, ये एग्जांपल है होमोजीनियस की। हेट्रोजीनियस, वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स मिक्सचर। इनके अंदर जो है वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, चेंज होती रहती है, लाइक सॉयल, रॉक एंड वुड, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन मिक्सचर। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ अब हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं कंपाउंड और मिक्सचर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कंपाउंड केमिकली कंबाइन होते हैं एटम और वो एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर में क्या होगा? सिंपल मिक्सिंग होती है सब्सटेंस की, तो मिक्सचर बन जाता है। सेकंड वन, कंपाउंड्स के जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स एलिमेंट, कंपोनेंट्स, जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, और जब उनके नए कंपाउंड्स बनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की वो शो करते हैं। थर्ड वन, कंपाउंड जो है वो ऑलवेज फिक्स कंपोजिशन बाय मास के साथ होते हैं। मिक्सचर के साथ ये बिल्कुल नहीं है, मिक्सचर के अंदर फिक्स कंपोजिशन की लीड नहीं होती। फोर्थ वन, कंपोनेंट फिजिकल मीन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से, लेकिन मिक्सचर को हम फिजिकली मेथड से जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं उनके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। फिफ्थ वन, हर एक कंपाउंड की इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं बाय केमिकल फार्मूला, ठीक है। और मिक्सचर जो है वो मिक्सचर के अंदर एक, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए उनका केमिकल फार्मूला नहीं बन सकता, ठीक है। लाइक एयर का केमिकल फार्मूला नहीं बन सकता, आइसक्रीम का नहीं बन सकता, गैसोलीन का केमिकल फार्मूला नहीं बन सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, कंपाउंड होमोजीनियस होंगे हमेशा, लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस भी होंगे और हेट्रोजीनियस भी होंगे। कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बड़े शार्प होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जबकि मिक्सचर के साथ उनके जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, ये आज का मेरा लेक्चर था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।